नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवात क्लासेज पर। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हम वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम वैदिक शिक्षा की कुछ विशेषताएं पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आगे की विशेषताओं को जारी रखेंगे और आज एक नई विशेषता पढ़ेंगे। अगली आज की विशेषता है हमारी कक्षा नायकीय पद्धति। वैदिक कालीन शिक्षा की एक सबसे प्रमुख विशेषता थी कक्षा नायकीय पद्धति। कक्षा नायकीय पद्धति का मतलब क्या है? जैसे कि आज के युग में नहीं, मॉनिटर कक्षा का नायक, उसी तरीके से वैदिक काल में जो कक्षा का मॉनिटर होता था, जो नायक होता था, उसकी पद्धति को कहते हैं कक्षा नायकीय पद्धति। होता क्या था इसमें? जो उच्च कक्षाएं होती थी, उच्च कक्षाएं यानी जो बड़ी कक्षाएं होती थी, उनके विद्यार्थी, उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी क्या करते थे? निम्न कक्षाओं में शिक्षण कार्य करते थे। निम्न कक्षाओं में शिक्षण कार्य, उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के द्वारा निम्न कक्षाओं में शिक्षण कार्य करना क्या कहलाता था? कक्षा नायकीय पद्धति कहलाता था। जैसे कोई बालक कक्षा 10 में पढ़ रहा है और वह कक्षा 5 के विद्यार्थी को उसी स्कूल में पढ़ाने लगे, तो यह पद्धति कक्षा नायकीय पद्धति कहलाती है। उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान छात्र निम्न कक्षाओं में शिक्षण कार्य करते थे, या उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान छात्रों द्वारा निम्न कक्षाओं में शिक्षण कार्य करना क्या कहलाता था? कक्षा नायकीय पद्धति कहलाता था। चाहे आप इसको लिख लीजिए, कक्षा नायकीय पद्धति उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान, उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान छात्रों द्वारा, उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान छात्रों द्वारा निम्न कक्षाओं में शिक्षण कार्य करना, शिक्षण कार्य करना क्या कहलाता था? कक्षा नायकीय पद्धति कहलाता था। उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान छात्रों द्वारा निम्न कक्षाओं में शिक्षण कार्य करना। एक बात और ध्यान रखिएगा, बुद्धिमान छात्रों द्वारा, सभी छात्र नहीं, क्योंकि सभी छात्र थोड़े पढ़ा पाएंगे। तो उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान छात्रों द्वारा निम्न कक्षाओं में शिक्षण कार्य करना कक्षा नायकीय पद्धति कहलाता था। इस पद्धति के दो लाभ भी होते थे मुख्य रूप से। क्या लाभ होते थे? देखो, पहला लाभ तो इससे ये होता था, पहला लाभ, अगर गुरु उपस्थित नहीं है गुरुकुल में या आश्रम में, विद्यालय में, तो अधिकांश कक्षाओं का शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहता था, क्योंकि ये उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान छात्र जो थे वो निम्न कक्षाओं में शिक्षण कार्य करते थे। तो पहला लाभ ये था कि गुरु की अनुपस्थिति में, गुरु की अनुपस्थिति में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहता था। पहला तो लाभ ये है कि अगर किसी कारणवश गुरु कहीं आश्रम से या विद्यालय से, गुरुकुल से बाहर चला गया है तो शिक्षण कार्य बाधित नहीं होता था। ये बड़ी कक्षाओं के छात्र छोटी कक्षाओं में शिक्षण कार्य करते थे। ये पहला लाभ था। अगर इसका दूसरा लाभ देखें, दूसरा लाभ क्या होता था? शिक्षण कार्य करते करते शिक्षण कार्य में पारंगत हो जाना, यानी जो बालक शिक्षण कार्य करता था वह शिक्षण कार्य करते करते धीरे धीरे शिक्षण कार्य में दक्ष हो जाता था और एक अच्छा शिक्षक बन जाता था। तो मुख्य रूप से दो लाभ थे इसके।
तो कक्षा नायकी पद्धति क्या है? उच्च कक्षाओं के बुद्धिमान छात्र निम्न कक्षाओं में शिक्षण कार्य करते थे और इस शिक्षण कार्य से ये क्या होता था, गुरु के शिक्षण कार्य में सहयोग भी होता था, यानी अधिकांश कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहता था। और दूसरा लाभ इसका ये मिल जाता था कि वह बालक शिक्षण कार्य करते करते शिक्षण कार्य में पारंगत हो जाता था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी वैदिक काल की। आइए देखते हैं दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता। गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध अगर पूछा जाए तो ये वैदिक काल की लगभग सर्वश्रेष्ठ विशेषता थी। आपसे पूछा जाए कि वैदिक काल की सर्वश्रेष्ठ विशेषता कौन थी, तो वैदिक काल की सर्वश्रेष्ठ विशेषता थी गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध की जो परंपरा थी वह वैदिक काल की सर्वश्रेष्ठ विशेषता थी, सबसे श्रेष्ठ विशेषता थी। और इसका कारण क्या था? पारस्परिक कर्तव्य। पारस्परिक कर्तव्य, गुरु के शिष्य के प्रति और शिष्य के गुरु के प्रति आपस में जो उनके पारस्परिक कर्तव्य थे, उन्हीं के कारण इस परंपरा को संभवतः सर्वश्रेष्ठ विशेषता कहा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें शिक्षक के प्रति छात्र के कर्तव्य। शिक्षक के प्रति छात्र के कर्तव्य। शिक्षक के प्रति छात्र के क्या कर्तव्य थे? तो छात्र अपने शिक्षक को माता पिता, ईश्वर या राजा से किसी भी दशा में निम्नतर नहीं समझता था। प्रत्येक शिष्य अपने गुरु की सभी प्रकार की आज्ञाओं का पालन करते थे, गुरु का अनुसरण करते थे, गुरु की सेवा करते थे और उनके साथ ही आश्रम में रहते थे। गुरु द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का अनुसरण करते थे और गुरु के व्यक्तित्व से प्रभावित होते थे। हर संभव अपने माता पिता से निम्नतर किसी भी गुरु को कोई भी बालक नहीं समझता था। तो ये बात थी शिक्षक के प्रति छात्र के कर्तव्यों की। तो अगर शिक्षक के प्रति छात्र के कर्तव्य हैं तो छात्र के प्रति शिक्षक के भी कुछ कर्तव्य हैं। छात्र के प्रति शिक्षक के कर्तव्य, शिक्षक के कर्तव्य, क्योंकि पारस्परिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। पारस्परिक कर्तव्य, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। तो गुरु छात्र क्या करता था? अपने गुरु को राजा, माता पिता या ईश्वर से निम्नतर नहीं समझता था, उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करता था और उनका सम्मान करता था। और गुरु भी अपने छात्र को पुत्रवत समझते थे, पुत्र के समान व्यवहार करते थे। अगर कोई छात्र बीमार हो जाता तो गुरु उसकी सेवा करता, उसके लिए दवाई का प्रबंध करता, अपने शिष्यों के लिए वस्त्रों का प्रबंध करना, भोजन का प्रबंध करना और जिस प्रकार से उनका सर्वांगीण विकास हो वो सारे क्रियाकलाप करना, अपने व्यक्तित्व का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना। अब उस समय क्या था? सह विद्या या विमुक्तये कहा जाता था। सह विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिलाए और मुक्ति बालक को कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए गुरु हर संभव प्रयास करते थे। उनके ये पारस्परिक कर्तव्यों के कारण उनके जो ये संबंध थे वो उनके भावी जीवन में भी बने रहते थे। वर्तमान में स्थितियां क्या हैं? आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तब तक संबंध है जब तक आप पढ़ रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद में कोई नहीं पूछता है कौन शिक्षक है, कौन विद्यार्थी है। आज समाज बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन वैदिक काल में जीवन भर प्रत्येक शिष्य अपने गुरु का सम्मान करता था।
डॉक्टर अल्तेकर कहते हैं ऊपर से प्रेम बरसता था, नीचे से श्रद्धा उमड़ती थी। यानी जितना गुरु अपने छात्र को प्रेम करते थे उतना ही ज़्यादा सम्मान छात्र अपने गुरु को करते थे। तो ये दो विशेषताएं आज हमने पढ़ी, कक्षा नायकी पद्धति और गुरु शिष्य संबंध। और इसके आगे की विशेषताएं हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।